A very good evening to all of my students. So, let us discuss Solanaceae family today. तो सोलोनेसी फैमिली के जो मेडिसिन है पहले उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं। ये फैमिली को याद रखने के लिए सबसे अच्छा है आलू को याद रखना। पोटैटो फैमिली बोलते हैं इसको। तो पोटैटो फैमिली में और भी चीज़ें बहुत सारी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोले टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, कैप्सिकम हो गया। ये सारी चीज़ें तो हम वैसे भी कंज्यूम करते हैं डेली फूड में। तो ये नॉन टॉक्सिक ग्रुप है सोलानेसी फैमिली का। पर एक टॉक्सिक ग्रुप भी है, जैसे कि बेलाडोना, स्ट्रामोनियम धतुरा, देन योर दिस हायोसैमस, जिसको आप हेंसबेन बोलते हो। अगर इसको बर्ड्स वगैरह अगर खा लेंगे तो उनकी डेथ भी हो जाती है। देन टोबैकम, इट्स ऑल्सो टॉक्सिक, निकोटिन है इसके अंदर। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो ग्रुप है वो दो में हम डिवाइड करें तो एक ग्रुप नॉन टॉक्सिक है और एक ग्रुप टॉक्सिक है। ये जो टॉक्सिक ग्रुप है इनके अल्कलॉइड्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो आप मेडिसिन्स में के जो करेक्टरिस्टिक स्पेशली नर्वस सिस्टम के ऊपर इनका एक्शन है इन अल्कलॉइड्स का, और इसीलिए बोला गया है कि इनकी जो नारकोटिक प्रॉपर्टीज़ है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो सोलोनेसी फैमिली को आपको जब भी याद रखना है तो नारकोटिक प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। स्पेशली जो मैं नाम जैसे सीरियल वाइज ले रही हूँ तो फेरिंगटन में भी आपको मिल जाएगा बेलाडोना, हायोसैमस, स्ट्रामोनियम, देन आपका उसके नीचे टबैकम, और फिर डलगामारा एंड लास्ट में कैप्सिकम। तो कैप्सिकम को लास्ट में इसलिए रखा गया कि एक तो ये नॉन टॉक्सिक भी है, दूसरा इसकी नारकोटिक प्रॉपर्टीज़ ना के बराबर है, बल्कि ये हाईली इरिटेंट है। बहुत इरिटेशन कॉज कर सकता है ये। अगर आपने इसको लगाया जैसे शिमला मिर्च या जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ वो रेडनेस आ जाएगी, ब्लिस्टर्स भी हो जाएंगे। तो इट्स वेरी एक्रिड एल्कलॉइड बोला गया है इसका। और इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो डलका मारा, इसमें भी सोलिनिन है लेकिन बहुत ही कम टॉक्सिक है और इतना अच्छा ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक भी नहीं करता न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो मेन जो ऊपर तीनों हैं, और निकोटिन हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग है, पर ये ऊपर वाले तीनों बहुत सिमिलर हैं। जैसे आपका बेलाडोना, हायोसैमस एंड स्ट्रामोनियम, और इसको हम इसीलिए बार बार जब भी डिस्कस करते हैं एक साथ भी डिस्कस करते हैं, बड़ी सिमिलैरिटीज़ है। ऐसे लगता है कि तीनों बिल्कुल एक जैसा एक्शन कर रहे हैं। तीनों का मैनिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों ड्रग्स में आपने पढ़ा होगा। सो करेक्टरिस्टिक अगर हम इस ग्रुप के मैक्सिमम रेमेडीज़ का देख पा रहे हैं, मेडिसिन का देख पा रहे हैं, तो ये नर्वस टिश्यू के ऊपर एक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं। जो इनके अल्कलॉइड हैं, अर्ट्रोपिन हो गया, हायोसैमिन हो गया, देन आपका निकोटिन हो गया। निकोटिन फिर भी थोड़ा अलग बिहेव करता है। तो ये और धतूरा में आपको पता ही है कि ये भी एक नार्कोटिक प्रॉपर्टी है इसकी भी, स्ट्रामोनियम। तो ये सारे जो अल्कलॉइड्स हैं बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करते हैं, कोलिनर्जिक फाइबर्स को। अभी अर्ट्रोपिन है तो वो डायलिटेशन करेगा प्यूपल्स का, और इसीलिए हम इसको जो पुराने लोग थे इसको ब्यूटिशियन जो थे वो इसको यूज़ करते थे इस हर्ब को। अब एक्चुअल में जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लॉक करेगा तो सारा जो ब्रेन में सिम्टम्स हैं हमें वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, मैनिया की कंडीशन आ जाएगी। इतना डीप लेवल पे ये सारे तीनों मेडिसिन एक्ट करते हैं। जैसे बेलाडोना का वायलेंट मैनिया, फिर उसके बाद में आपका हायोसैमस का लेसीवियस मैनिया, एंड थर्ड आपका रिलीजियस मैनिया। ये तो बोलने की बात है, बट आप इन मैनियाज़ को इसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम तीनों में एक्सट्रीम एंगर है, एक्सट्रीम एंगर है तीनों में ही। और क्लास में हम अक्सर कॉलेज में बताते भी हैं आपको कि
ये एक्सप्लोसिव एंगर होता है, बहुत तेज पेशेंट गुस्सा होता है, चिल्लाता है ना। तीनों में ही काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब बेलाडोना को नर्वस सिस्टम में अगर ये मेनिंजाइटिस से लेके सारे इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में हम देते ही हैं। दूसरा, आप हायोसेमस को देखेंगे तो ये बहुत सस्पिशियस है। जो डिफरेंशिएटिंग इनमें पॉइंट्स है वो मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। हालांकि ये ग्रुप का करेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बता दूँ कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्ट्रामोनियम बेसिकली अगर ये इस पिक के लिए भी अच्छा काम आता है कि जैसे डिजीज़ है कोई, फॉर एग्जांपल मीज़ल्स है और वो अच्छे से इरप्ट नहीं हो पाए हैं, सप्रेस हो गए हैं, तो वहाँ आपका एपिलेप्सी कॉज कर सकता है। ब्रेन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आ जाता है। और रिलीजियस मैनिया भी है। तीनों में ही फियर है, फियर ऑफ डार्कनेस। तो डार्कनेस में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं क्योंकि आप एज्यूम ही कर रहे हो। सो इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन थोड़ा तीनों मेडिसिन में है। स्ट्रामोनियम में ज़्यादा है, हायोसेमस में थोड़ा कम है, बेलाडोना में थोड़ा कम है। पर तीनों में ही किसी को गोस्ट दिखाई देता है, फियर ऑफ डार्कनेस है तीनों में। कहीं एनिमल मॉन्स्टर्स जैसे चेहरे दिखाई देते हैं क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई दे सकता है। सो डार्कनेस में जैसे हम कहते हैं ना, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, अब पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी चीज़ें जो होती हैं। और ये जो उसके बाद जो गुस्सा है वो बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत चिल्लाएगा पेशेंट, इवन दूसरों को मार भी सकता है, उल्टी सीधी बातें, लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है। तो ये इस ग्रुप का करेक्टरिस्टिक फीचर है, कॉमन फीचर जिसको हम बोल सकते हैं सोलेनेसी फैमिली का। अब नेक्स्ट अगर हम टोबैकम की बात करते हैं तो आप टोबैकम के से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये ब्लॉक तो नहीं करता न्यूरोट्रांसमीटर्स को, बट ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, इसीलिए लोग तंबाकू खाते हैं कि ब्रेन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। तो ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है एंड इनडायरेक्टली जो फिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स बॉडी में हैं, प्रूविंग में भी हमें मिले हैं कि डेथली नॉज़िया, वॉमिटिंग, एम्प्टी फीलिंग द स्टमक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं डल्कामारा की। तो सोलिनिन है जो कि नारकोटिक के कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये ब्रेन के सिग्नल्स में कई बार एपिलेप्सी में हम डल्कामारा का यूज़ करते हैं। खासकर मेन मेडिसिन ये है डैम्प वेदर के साइड इफ़ेक्ट के लिए, जहाँ जो क्लोज ऑफ समर जिसको हम बोलते हैं कि जब समर्स ख़त्म होने वाले होते हैं, एट द क्लोज ऑफ समर्स, और जब दिन गर्म होते हैं, द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, और डैम्पनेस है, वेदर में नमी है, तो वहाँ अगर स्पेशली कोलिक हो गया, डायरिया हो गया, तब तो बहुत ही अच्छी दवाई डल्कामारा है। पर डल्कामारा ओवरऑल नर्वस टिश्यूज़ के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। एपिलेप्सी भी बच्चों की हम के लिए काफ़ी बार इसको काम में लेते हैं। अब लास्ट आपका है कैप्सिकम, जिसकी बात मैंने की थी कि ये हाईली इरिटेंट है। तो बहुत ज़्यादा तो करेक्टरिस्टिक हम मेडिसिन का नहीं डिस्कस कर रहे, पर कैप्सिकम को मैं रखती हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन के लिए। यहाँ पे रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेस्टॉइड प्रोसेस से लेके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ऊपर से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। और अगर वो मेम्ब्रेन ख़राब हो गई, अगर उसमें कुछ डैमेज हो गया, तो हमें अक्सर कैप्सिकम याद आती है। ये मेडिसिन का करेक्टरिस्टिक है, ग्रुप का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो लेट अस नाउ कंक्लूड जो कॉमन फीचर्स हैं उसको। तो समझना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इस ग्रुप को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इसमें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इसके अल्कलॉइड हैं उनकी नार्कोटिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से वो ब्रेन में सेंसेशंस और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको, स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल जो करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन सब को ब्लॉक करना स्पेशली। तो ये जो जैसे ही ये सारे चीज़ें ब्लॉक होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्लॉक होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। अब ये कंडीशन कहीं भी जा सकती है, मैनिया तक भी जा सकती है, सिजोफ्रेनिया तक भी जा सकती है, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस आपको मिल सकते हैं। ये इसका इफ़ेक्ट है। नॉन टॉक्सिक जो मेडिसिन इसमें है वो डल्कामारा है, कैप्सिकम है, जो कि स्पेशली कैप्सिकम है वो बहुत ही
एक्रिडिटी उसमें मिलेगी आपको। उसमें ब्लिस्टर्स हो जाएंगे स्किन में, अगर आप उसको रब भी करेंगे तो उससे आप याद रख सकते हैं कि काफ़ी एक्रिड है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक बात और बताना चाहूँगी इस ग्रुप के करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ, कि जो ये ग्रुप है टेम्परेचर वेरिएशन से तो बहुत सारी मोडालिटीज़ आपको मिल जाएंगी, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक नहीं है वो ग्रुप का। पर हाँ, इसमें जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर भी इफ़ेक्ट है, तो इसमें आँखों का डायलिटेशन और जो बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू दैट, यूरिनेशन, डायरिया, जीआई ट्रबल्स, सारा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो इसके सेंसेस हैं वो भी थोड़ा हाइपर सेंसिटिविटी भी नज़र आने लगती है। जैसे लाइट से हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लाइट से आपकी देख नहीं सकता, स्ट्रामोनियम ब्राइट लाइट की तरफ नहीं देख सकता, पानी की आवाज़ नहीं सुन सकता। तो ये सारा जो ग्रुप है वो बहुत ही सेंसिटिव है सेंसरी ऑर्गन्स के लिए। तो लाउड नॉइज़ नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट नहीं चाहिए। तो मैं इसको एक करेक्टरिस्टिक बोल सकती हूँ इस ग्रुप का। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ये ग्रुप समझा पाई होंगी। एक्चुअली बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब हम एक ग्रुप के बारे में सोचने बैठते हैं कि किस तरीके से आप तक अपनी बात रखी जाए, समझाई जाए कि बच्चों को एग्ज़ाम में लिखना भी आ जाए और हम जस्टिफाई कर सकें अपने लेक्चर को भी। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि किसी के पास कोई भी आइडिया है तो मोस्ट वेलकम, कि हम ग्रुप को और अच्छा कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू।